नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी ने बिहार से पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखे लेटर की। पीएम मोदी ने यूपी को दी बड़ी सौगात की। मोदी सरकार के घर घर सिंदूर अभियान पर भड़की ममता बनर्जी की। राजनाथ सिंह ने पाक को फिर दी चेतावनी की। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना पर मचे घमासान की। बात करेंगे एनडीए इतिहास में पहली बार बेटियों ने मारी बाजी की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने बनाए नए प्लान की। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। पीएम मोदी ने बिहार के बीजेपी नेताओं को दिया चुनाव में जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति के तहत भाजपा नेताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने पटना के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बूथ मजबूत होगा तभी चुनाव जीतेंगे। मोदी ने जोर दिया कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और हर मतदाता तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्रचारित करने को कहा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियां विकास विरोधी हैं। मोदी ने बिहार में एनडीए की एकता पर बल दिया और नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा की। हालांकि मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा से बचे। यह रणनीति बिहार में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने और सत्ता बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जाति जनगणना से पहले कास्ट लिस्ट बनेगी, सभी पार्टियों से सहमति लेगी सरकार। एससी एसटी गिनती में है लेकिन ओबीसी जातियों पर असमंजस। केंद्र सरकार ने 2025 की जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का फैसला किया है, लेकिन इससे पहले जातियों की सूची तैयार की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सभी दलों की सहमति से सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि डेटा संग्रह सुनियोजित हो। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की गिनती पहले से हो रही है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जातियों को लेकर असमंजस है। सरकार ने कहा कि ओबीसी की संख्या बढ़ने पर आरक्षण की 27% सीमा बढ़ाने पर विचार हो सकता है। बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक में पहले जातिगत सर्वे हुए हैं, लेकिन कुछ गैर पारदर्शी रहे। विपक्षी दल इसे अपनी जीत मान रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बता रही है। प्रधानमंत्री पर ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणी, कहा पीएम ऐसे बात कर रहे जैसे हर महिला के पति हो। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, मोदी जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो। वो अपनी पत्नी को पहले सिंदूर क्यों नहीं देते। ममता ने आरोप लगाया मोदी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता वैश्विक मंच पर देश का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक होली करार दिया और कहा कि सिंदूर महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है, जिसे इस तरह इस्तेमाल करना गलत है। ममता ने बीजेपी पर बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और तत्काल चुनाव को चुनौती दी। बीजेपी ने जवाब में ममता पर जवानों के बलिदानों का अपमान करने का आरोप लगाया। यह विवाद बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तनाव बढ़ा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, पूंछ के लिए राहत पैकेज की मांग। पाकिस्तान की गोलाबारी से नुकसान हुआ था। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर के पूंछ और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत पैकेज की मांग की। राहुल ने 24 मई को पूंछ का दौरा किया था, जहां पाकिस्तान की गोलाबारी में 14 लोग मारे गए, जिनमें 4 बच्चे शामिल थे और कई घायल हुए। उन्होंने घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान का जिक्र किया। राहुल ने लिखा, पूंछ के लोगों का दर्द देखकर दिल दहला गया। सरकार को तुरंत उदार राहत पैकेज देना चाहिए। उन्होंने पीड़ितों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। साथ ही राहुल ने केंद्र से सीमा पर तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने को कहा। यह पत्र क्षेत्र में शांति और पुनर्वास की जरूरत को रेखांकित करता है। पीएम मोदी ने कानपुर में दी 47,000 करोड़ रुपए की सौगात। मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के कानपुर में 47,573 करोड़ रुपए की 15 मेगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कानपुर मेट्रो के चट्टीगंज से नयागंज तक के नए भूमिगत खंड का उद्घाटन किया, जिसमें 5 स्टेशन चन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल शामिल है। इसे 7 किलोमीटर खंड से आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक का सफर 20-25 मिनट में संभव होगा। इसके अलावा पनकी और घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र, सोनभद्र, बुलंदशहर और एटा के बिजली संयंत्रों का भी उद्घाटन होगा। पीएम ने कहा, कानपुर अब मेट्रो शहरों की तरह सुविधाओं से लैस हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। यह दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला था जिसने पीएम ने एक शहीद परिवार से भी मुलाकात की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, आर्टिकल 370 हटने से खुशहाली आई। थरूर बोले, कोलंबिया सरकार का पाकिस्तान को समर्थन देना निराशाजनक। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में ऑपरेशन सिंदूर के तहत कहा कि आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई और अलगाववाद की धारणा खत्म हुई। उन्होंने 65% मतदान और वहां पर बनी हुई चुनी हुई सरकार का हवाला देते हुए इसे समृद्धि का प्रतीक बताया। यह बयान कांग्रेस की पुरानी राय जो 2019 में आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करती थी। दूसरी ओर शशि थरूर ने कोलंबिया में कहा कि कोलंबिया सरकार का पाकिस्तान में ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई हानि पर शोक जताना निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित पहलगाम हमले का जवाब देना जरूरी था। थरूर ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट की जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए भारत की कार्रवाई को उचित ठहराया। 4 हिस्सों में बंट जाएगा पाकिस्तान, अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया या कोई नापाक हरकत की तो भारतीय नौसेना की ताकत से उसके 4 टुकड़े हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि नौसेना की खामोश ताकत ने पाकिस्तानी सेना को बांधे रखा। सिंह ने कहा यह सिर्फ विराम है, अगर पाकिस्तान ने गलती दोहराई तो जवाब और कठोर होगा। उन्होंने हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने की मांग की। 1971 के युद्ध का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नौसेना की कार्रवाई से पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था और अब वह और खंडित हो सकता है। यह बयान भारत की समुद्री शक्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ नीति को दर्शाता है। अपनी पत्नी को साथ नहीं रख सके, सिंदूर की कीमत क्या समझेंगे पीएम मोदी। इनेलो नेता सुनैना चौटाला के बिगड़े बोल। इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने हरियाणा के जिंद में एक सभा के दौरान पीएम मोदी को पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, जब देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को साथ नहीं रख सकते तो वो सिंदूर की कीमत को क्या समझेंगे। यह बयान बीजेपी की सिंदूर यात्रा और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में था, जिसे बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और महिला सम्मान से जोड़ा है। सुनैना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह केवल सियासी ड्रामा है। इनके इस बयान की बीजेपी ने कड़ी निंदा की और इसे महिला सम्मान और जवानों के बलिदान का अपमान बताया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि चौटाला का बयान निम्न स्तर की राजनीति को दर्शाता है। ये विवाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तनाव को बढ़ा सकता है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना पर मचा घमासान, सीएम रेखा गुप्ता ने तय किए नए मापदंड। आम आदमी पार्टी बोली, महिलाओं को कब मिलेंगे रुपए। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस योजना को लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा है। नए मापदंडों के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र की दिल्ली की स्थायी निवासी महिलाएं जिनके पास वोटर आईडी और आधार कार्ड है और जो टैक्स पेयर या सरकारी पेंशन भोगी नहीं है, योजना के लिए पात्र होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 8 मार्च से एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप शुरू होगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि राशि अभी तक महिलाओं के खातों में नहीं पहुंची। अतिशी ने पूछा, पैसे कब मिलेंगे। बीजेपी का दावा है कि योजना को सही ढंग से लागू करने के लिए समय चाहिए ताकि कोई गलती न हो। एमपी यूपी में 14 दिन बाद मानसून आएगा। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन, इससे मानसून में देरी होगी। देश में अब तक 33% ज्यादा बारिश। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मानसून 14 दिन बाद यानी कि 13 जून 2025 के आसपास दस्तक दे सकता है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन मानसून की प्रगति को धीमा कर रहा है, जिससे इन राज्यों में देरी हो रही है। सामान्यतः मध्य प्रदेश में 15 जून और उत्तर प्रदेश में 18-20 जून को मानसून पहुंचता है, लेकिन इस बार बंगाल बिहार सीमा पर मानसून अटक गया है। आईएमडी का अनुमान है कि डिप्रेशन के कारण मानसून की रफ्तार प्रभावित हुई है। हालांकि देश में अब तक 33% अधिक बारिश दर्ज की गई है। खासकर दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्य प्रदेश में सिवनी, मंडला या बालाघाट से मानसून की एंट्री संभावित है, जबकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से इस बार 105% बारिश की उम्मीद है। बिहार में विवादों के बीच आया तेज प्रताप यादव का नया बयान। इस बार लालू फैमिली का जिक्र नहीं। लालू यादव फैमिली इन दिनों बिहार की राजनीति के केंद्र में है। पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ देखने और सुनने को मिला है। अनुष्का यादव के साथ कथित रिलेशनशिप को लेकर भले ही लालू ने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी, राजद और परिवार से बेदखल कर दिया हो, लेकिन वो अभी भी राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं। ताजा विवाद के बीच तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, 20 वर्षों की एनडीए सरकार के पास अपने कामकाज का हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 35 साल पहले बनी सरकार के 15 साल का रोना रोने वाले पहले अपने 20 साल का हिसाब दे। वहीं रोहिणी आचार्य ने भी मोदी सरकार को घेरा और पटना में रोड शो के दौरान भीड़ जुटाने में विफल रहने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में आज होगी मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत प्रैक्टिस। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल होगी। पहले इसे मॉक ड्रिल के लिए 29 मई की तारीख तय थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा। अब मॉक ड्रिल आज आयोजित होगी। मॉक ड्रिल के तहत पाकिस्तान की सीमा से सटे 4 राज्यों में भारतीय सेना मॉक ड्रिल करेगी। मॉक ड्रिल का मकसद दुश्मनों के हमले से नागरिकों को बचाव का गुर सिखाना है, ताकि अगर भविष्य में कभी दुश्मन हमला करे तो आम नागरिक अपना बचाव कर सके। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को पार्टी ने भेजा प्रस्ताव, लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के संबंध में चिराग पासवान ने हमेशा मीडिया से कहा है कि उनकी पार्टी अगर कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के सांसद अरुण भारती का कहना है कि पार्टी की ओर से चिराग पासवान को यह प्रस्ताव भेजा गया और जो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान ने 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। सीएम नीतीश को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। वहीं अरुण भारती ने कहा कि बिहार में युवा नेताओं की जरूरत है। पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान
पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय हो। इसके लिए उन्हें पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। अगर ये चुनाव लड़ने का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो आने वाले समय में यह तय किया जाएगा कि वह किस सीट से उम्मीदवार होंगे। बिहार में उच्च जातियों के लिए बना विकास आयोग बीजेपी नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया अध्यक्ष। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने सवर्णों के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया है। उच्च जातियों के विकास के लिए बने इस आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता महाचंद्र सिंह बनाए गए हैं, जबकि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दयानंद राय, जयकृष्ण झा, राजकुमार सिंह को सदस्य बनाया गया है। वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। इसी के साथ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पश्चिम चंपारण के शैलेंद्र कुमार को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके साथ सुरेंद्र उरांव उपाध्यक्ष होंगे, जबकि प्रेम लीला गुप्ता, तल्लू बास्के और राजू कुमार को सदस्य बनाया गया है। इस आयोग का भी कार्यकाल 3 साल होगा। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्मा रहा है। अब एक ही शिफ्ट में होगी नीट पीजी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को निर्देश दिया कि 15 जून 2025 को होने वाली यह परीक्षा एकल शिफ्ट में कराई जाए ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो। कोर्ट ने 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने को अनुचित और भेदभावपूर्ण बताया, क्योंकि अलग अलग प्रश्न पत्रों की कठिनाई का स्तर एक समान नहीं हो सकता। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 2 शिफ्ट से रैंकिंग और परिणाम प्रभावित होते हैं। कोर्ट ने एनबी की इस दलील को खारिज कर दिया। एक शिफ्ट के लिए पर्याप्त केंद्र उपलब्ध नहीं है। यह फैसला छात्रों के लिए राहत भरा है, क्योंकि अब सभी को समान अवसर मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो एनबी इस समय विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है। पतंजलि पर पैसे के लेन देन में गड़बड़ी का आरोप। केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा, 2 महीने के भीतर मांगा जवाब। एजेंसियों ने जांच शुरू की। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को केंद्र सरकार ने पैसों के लेन देन में गड़बड़ी को लेकर नोटिस भेजा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी जांच एजेंसियों को पतंजलि के पैसों के लेन देन में गड़बड़ियां मिली हैं। एजेंसियों ने कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को संदिग्ध माना है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने पतंजलि को नोटिस जारी कर 2 महीने के भीतर जवाब देने को कहा है। जांच शुरुआती चरण में है, इसलिए रकम का खुलासा नहीं हुआ है। कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों के उल्लंघन और फंड डायवर्जन की आशंका पर जांच शुरू की गई है। हमें उम्मीद है दोस्तों ये बुलेटिन आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।